हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपका एग्ज़ाम अब पास आ चुका है, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो अब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप कर रहे होंगे नो अपनी बुक से भी अच्छे से और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी होगी। आज मैं आपके सामने एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे बेस्ड। ठीक है, हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो एग्ज़ाम में इससे पहले पूछे जा चुके हैं। आपके सामने ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जल्दी से आप क्या कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पे नए हैं। बाकी आपको हम अपनी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट देते रहते हैं टाइम टू टाइम। फर्दर वीडियोस जो आएंगी आपके कट ऑफ के रिलेटेड या कितना कट ऑफ रहता है, ये वो हर एक चीज़ आपको बताई जाती है, तो वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम इन्फॉर्म कर देते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आपका अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, ए फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी मेजर्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉ, कैन बी रिप्रेजेंटेड कम्प्लीटली बाई इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। आंसर इसका आपके सामने स्क्रीन पे शो हो गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फिजिकल लॉज, नन ऑफ दी अबव। तो हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं इंडिपेंडेंट होती हैं फॉर ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन फिजिक्स। इनमें से पूछा गया कि कौन सा एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फिजिक्स में नहीं होता। लेंथ, टाइम, वेट, मास। तो हमारे पास वेट जो है ये एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फिजिक्स में नहीं होता। चलिए फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड, वो क्या कहलाती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, प्रिसीजन कहलाते हैं, नन ऑफ द अबव। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन आपके सामने है। डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, डिस्टेंस में बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज ऑफ मोशंस द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, इफ द कार इज मूविंग एंड स्ट्रेट रोड, मतलब ऑन यहाँ पे आता है स्ट्रेट रोड पे जब क्या करती है एक कार चलती है, मूव करती है। यहाँ पे एन नहीं है, यहाँ पे इन्होंने मिस प्रिंट गलत यहाँ पे टाइप किया हुआ है, तो ये आपने याद रखना है। इफ़ द कार इज़ मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड के ऊपर जब वो चलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था, एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने, फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, विस्कस फोर्स, नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ये एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव फोर्स की। फिर आपसे पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव। फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स जो होती हैं ये नॉन सेंट्रल और नॉन कंजर्वेटिव होती हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इट्स कैपेसिटी ऑफ टू डूइंग वर्क, ए स्केलर क्वांटिटी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर होने वाला है। क्यों? कि ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है कि जो एनर्जी होती है बॉडी की, इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है, और हमारे पास ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। जियोथर्मल एनर्जी भी और न्यूक्लियर एनर्जी भी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं। देखिए आपके सामने एक होता है रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक होता है नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दोनों में आपको ये पता होना चाहिए कि जो रीन्यूएबल होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल, और जो हमारे पास नॉन रीन्यूएबल होते हैं उनको हम कहते हैं कन्वेंशनल। इसमें आपने डिफरेंस याद रखना है। और यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से बनता है, सोर्स ऑफ एनर्जी से अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन वाज एटॉमिक एनर्जी कमीशन फॉर्म्ड। किस साल हमारे पास एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना था? ऑप्शन आपके सामने है, 1946 में, 1948 में, 1950 में, 1952 में। ये भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन हमारे पास कब बना? 11 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु एस्टेब्लिश द एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC ऑफ इंडिया इन 1948। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 12 का हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, होमी जे बाबा। होमी जहांगीर बाबा इनका पूरा नाम था, तो ये आपने याद रखना है। वेयर इज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC सिचुएटेड। तो ये कहाँ पे है? इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इन विच ईयर BARC वाज फॉर्म्ड। ये कब बना था?
14 क्वेश्चन का आंसर है 1954 में बना था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट विच प्लेस, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द फ्लो ऑफ डैश इज एंटी क्लॉकवाइज इन द गिवन सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास और प्रोटॉन्स, इनका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। द फ्लो ऑफ डैश इज एंटी क्लॉकवाइज इन गिवन डायरेक्शन। देखिए एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। और इसमें इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ओके, द गिवन सिंबल ये आपको दिया गया, स्टैंड्स फॉर एन डैश इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? बताएं जरा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर 17 का हमारे पास यहाँ पे आंसर होने वाला है इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। देखें, आपने अगर नीट का किसी ने एग्ज़ाम दिया था, उसके बारे में भी हमने नीट कट ऑफ का भी हमने यहाँ पे वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। उसके बाद हम हर एक मेडिकल के रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस लाते रहते हैं, आप चेक करते होंगे, ऐसे ही आगे भी लाते रहेंगे। ठीक है, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। बाकी हम, अगर आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज करेंगे, हम आपका रिप्लाई दे देते हैं। कभी कभी होता है कि हम थोड़ा लेट देते हैं, पर दे देते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें। ठीक है, वहाँ पे ग्रुप में आपने एडमिन को मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन बार बार मैसेज नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम आपका मैसेज देखते हैं, अगर कोई मैसेज करता है, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है डायरेक्ट करंट की? ऑप्शन नंबर ए इसका है 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ए। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम ओम्स लॉ के बारे में आपसे पूछा गया, ओम्स लॉ स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड डैश, ये किसके बीच में रिलेशन बताता है हमें? पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में, इलेक्ट्रिक चार्ज और टाइम के बीच में, या पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ये आपने याद रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ये हमें रिलेशन दिखाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमिक कंडक्टर, इनमें से कौन सा एक ओमिक कंडक्टर है? जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है, या सिल्वर है? तो क्वेश्चन नंबर 20 की जब बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सिल्वर जो है ये हमारे पास एक ओमिक कंडक्टर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा सा आपको असर्शन टाइप पूछा गया यहाँ पे। द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डू नॉट ओबे क्यूरी लॉ, या फिर रीजन दिया गया इसका, एट क्यूरी पॉइंट ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्टार्ट बिहेविंग एज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ऑप्शन दिए गए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट जो रीज़न दिया गया यहाँ पे ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट रिपेल्स किसको करता है? रिपेल्स किसको करता है? परमानेंट मैग्नेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऑनली, या डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऑनली, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऑनली, या फिर बोथ बी एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऑनली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कंस्ट्रक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मैग्नेटिज्म से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कंस्ट्रक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है हमारे पास स्टील है, सॉफ्ट आयरन है, अल्मोनियम है, या निकल है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है यहाँ पे डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्ट आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश थ्रू ए प्लेन सरफेस इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नॉर्मल टू द सरफेस एंड द एरिया ऑफ द सरफेस। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है थ्रू ए प्लेन सरफेस इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नॉर्मल टू द सरफेस एंड द एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। डेविसन एंड जो हमारे पास जर्मर एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या प्रूव किया था? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को, बोथ ए एंड बी, या नीदर फर्स्ट नॉर बी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें अगर हम, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। एक्स रेज क्या होती हैं? ये डिफ्लेक्टेड होती हैं बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड बट नॉट बाई ए मैग्नेटिक फील्ड, या डिफ्लेक्टेड होती हैं बाई ए मैग्नेटिक फील्ड बट नॉट बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफ्लेक्टेड बाई बोथ ए मैग्नेटिक फील्ड एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर नॉट डिफ्लेक्टेड बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्स रेज की जब बात होती है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, नॉट डिफ्लेक्टेड बाई एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए मैग्नेटिक फील्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। द रिवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सरे एमिशन इज, कि जो रिवर्स इफेक्ट होता है एक्सरे एमिशन का वो क्या होता है? रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट,
ज़ीमन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का है ऑप्शन डी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा गया था, लेट अस कंसीडर ए कॉपर वायर हैविंग रेडियस आर एंड लेंथ एल, लेट इट्स रेजिस्टेंस बी आर इफ द रेडियस ऑफ एन अदर कॉपर वायर इज 2r एंड द लेंथ जो हमारे पास है 1/2 है, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। आर होगा 2r होगा या फिर r/4 होगा या r/8 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 28 का हमारे पास क्या निकल के आता है? ऑप्शन नंबर डी, r/8। आप इसको निकाल के चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक कंडक्शन कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ओके, चलिए टू वायर्स आर मेड हैविंग सेम लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, wire first is made of copper and wire second is made of aluminum. It is given that the electric conductivity of copper is more than of aluminum. In this context आपने बताना था which one of the following statement is correct। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ऑप्शन आपके सामने थे, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर फर्स्ट विल बी हायर देन दैट ऑफ वायर सेकंड, या फिर द रेजिस्टेंस ऑफ वायर सेकंड विल बी हायर देन ऑफ वायर फर्स्ट, या रेजिस्टेंस ऑफ बोथ द वायर्स विल बी द सेम, या फिर इफ द सेम करंट इज फ्लोन थ्रू बोथ द वायर्स द पावर डिसिपेटेड इन बोथ द वायर्स विल बी द सेम। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30 की, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो होगा वो 2b विल बी हायर देन दैट ऑफ वायर फर्स्ट। ठीक है, ये हमारे पास फिजिक्स के कितने क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए? इसमें 30, कल भी कितने किए थे? 30। ऐसे ही कल 30 और क्वेश्चन लाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री पे। चलिए अब आपके सामने केमिस्ट्री का सेट है। क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसेटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। बताया ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, एसेटिक एसिड जो होता है ये एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है, विच इज़ नॉट ए लीविस एसिड। आपसे क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा लेविस एसिड नहीं होता? AlCl3, BF3 या फिर NH3 या FeCl3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ज़रा से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका NH3 इसका क्या है हमारे पास आंसर है? ये हमारे पास नॉट ए लीविस एसिड, ये इनमें से लीविस एसिड नहीं है। फिर सोडा वाटर ऑब्टेन्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बेसिक इन नेचर होता है, या फिर एसिडिक इन नेचर होता है, या रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे पास सोडा वाटर ऑब्टेन्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास एसिडिक नेचर का होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन COOH ग्रुप? एसिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टारिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये हमारे पास डज नॉट कंटेन COOH ग्रुप। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कैन बी डिटेक्टेड बाय, ये किससे डिटेक्ट होते हैं? सोडियम जो हमारे पास बाइसल्फेट टेस्ट, या फिर फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, या टोलन रिजेंट, या फिर NaHCO3। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, NaHCO3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, असर्शन फास्ट, ए केमिकल रिएक्शन बिकेम फास्टर एट हायर टेम्परेचर। फिर रीज़न दिया गया, एट हायर टेम्परेचर मॉलिकुलर मोशन बिकम्स मोर रैपिड। ऑप्शन आपको कोड दिए गए। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आएंगे। ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस तरह से, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। ये जो असर्शन और रीज़न दिए गए थे इनकी बात कर रहा हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फ्रीजिंग जो होती है वाटर की इनटू आइस में, ये केमिकल चेंज है, या फिर द चेंज अकर्स इन द इंटरनल मॉलिक्यूलर कंपोजिशन इज ए केमिकल चेंज, या न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड इन ए केमिकल चेंज, या द चेंज इन शेप साइज एंड स्टेट इज केमिकल चेंज। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट, आपको ये बताना था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ऑप्शन नंबर बी है, सेकंड और थर्ड जो हमारे पास ये हमारे पास करेक्ट है। सेकंड हमारे पास क्या है, द चेंज अकर इन द इंटरनल मॉलिक्यूलर कंपोजिशन इज ए केमिकल चेंज, और ए न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड इन ए केमिकल चेंज। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, इनमें से कौन सी एग्जांपल है केमिकल चेंज की? ऑप्शन आपके सामने है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मेल्टिंग ऑफ आइस, सोरिंग ऑफ मिल्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट ए मिक्सचर, इनमें से कौन सी सब्सटेंस मिक्सचर नहीं है? ऑप्शन दिया गया टिन, सी वाटर, सॉइल, एयर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टिन जो है ये हमारे पास एक मिक्सचर नहीं है। ठीक है, फिर द pH वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन विल बी। देखिए कल मैंने डिफरेंट टॉपिक्स पे MCQs लाए थे, आज डिफरेंट पे लाए हैं, ताकि आपके सारे जो टॉपिक्स हैं आपको पता चल सके कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली 7, 0, मोर देन 7, लेस देन 7, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एग्जैक्टली 7। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स होते हैं, या फिर दोज विच बॉयल एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, या दोज विच कैन बी फ्रैक्शनली डिस्टिल्ड, या फिर कंस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द कंस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज विद, कि ये किसके साथ इंक्रीज होती है? इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ, रिडक्शन इन गैस प्रेशर के साथ, डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन गैस प्रेशर, या अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन गैस प्रेशर। इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, द हॉरिजॉन्टल रोज एंड द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल्स आर टर्म्ड एज रिस्पेक्टिवली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीरियड्स, ग्रुप्स पीरियड्स, सीरियस पीरियड्स, फैमिली पीरियड्स। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीरियड्स और ग्रुप्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एलिमेंट हैविंग सिमिलर outer shell electronic configuration in their atom are arranged in groups, vertical columns, families, all of these। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर outer shell हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो उनके आटम्स में, तो किस तरह से अरेंज होती है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। बाकी अगर आपने स्कॉस्ट का एग्ज़ाम दिया था उसके बारे में भी हमने कट ऑफ वीडियो डाला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं कितना कट रहता है क्या नहीं। प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा होगा, जाके देख लेना। आगे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अकॉर्डिंग टू IUPAC टोटल मेंबर ऑफ ग्रुप एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल रिस्पेक्टिवली आर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का बी आंसर है, 18 एंड 7। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, मैच करना था लिस्ट को, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, वर्टिकल लाइन्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हॉरिजॉन्टल लाइन्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसकी बात करें हम क्वेश्चन नंबर 16 की, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास बताना था, आपको जोड़ना था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आता है। ये आपने याद रखना है, ए का सेकंड, दो हमारे पास बी का 4, ठीक है, मिडलीव आता है। फिर हमारे पास यहाँ पे सी का फर्स्ट, वर्टिकल जो लाइन्स होती हैं मॉडर्न पीरियड उन्हें ग्रुप्स कहते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उन्हें हम क्या कहते हैं? पीरियड्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मास ऑफ एटम, या शेप ऑफ द एटम, या एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलिए। आउट ऑफ द 4 ब्लॉक्स इन विच पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड, हीलियम बिलोंग्स टू विच ब्लॉक्स। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है हमारे पास यहाँ पे बी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। फिर आपसे पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड एज वाशिंग सोडा। कौन सा वाशिंग सोडा के तौर पर यूज़ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट इसका करेक्ट आंसर है। फिर सीमेंट इज मेड हार्ड विद, सीमेंट जो होता है ये हार्ड किससे बनता है? डिहाइड्रेशन से, हाइड्रेशन एंड डेसोसिएशन ऑफ वाटर से, डेसोसिएशन ऑफ वाटर से, पॉलीमराइजेशन से। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी, हाइड्रेशन एंड डेसोसिएशन ऑफ वाटर। ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 21 का ऑप्शन नंबर सी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन डिटर्जेंट पाउडर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम अल्काइल सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे बी, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी बीटन इन टू शीट्स, इनमें से कौन सा बीट्स नहीं होता, मतलब शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता? गोल्ड, सिल्वर, पोटाशियम, या फिर अल्मोनियम। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है पोटाशियम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे पूछा गया, डाई हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन ए कमर्शियल स्केल बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन्स व्हेन ए मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन ऑक्साइड एंड H2 गैस इज फॉर्म्ड, इट इज़ नोन एज। तो ये क्या होगा? आंसर बताएं। वाटर गैस होगा, प्रोड्यूसर गैस होगा, इंडस्ट्रियल गैस होगा, फ्यूल गैस होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाटर गैस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड साइन गैस। तो इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 25 का क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, COG प्लस H2OG। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 का बी, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में ये भी है। तो 25 का आंसर सी होगा, COG प्लस H2G। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, इसको ठीक कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, मार्श गैस प्राइमरी कंटेंट्स, ये क्या कंटेंट करती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है, CH4। ठीक है। चलिए, सिंथेटिक गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, ये किसका मिक्सचर होता है? स्टीम एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन एंड मीथेन का, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है डी ऑप्शन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का। ओके।
फिर विच गैस इज़ यूज इन एरेटेड वाटर में कौन सी गैस यूज़ होती है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? इथाइल अल्कोहल इज कॉमनली मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय द एडिशन ऑफ पोटाशियम साइनाइड, मिथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, पोटाशियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिथाइल अल्कोहल। ओके जी। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन इज हाईली टॉक्सिक एंड रेयरली ऑब्जर्व थ्रू द स्किन. Nitrobenzene is consumed in the production of aniline. It is also used in shoe and floor polishes. Which of these statements given below are correct? Above correct. फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर सेकंड एंड थर्ड, या फिर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन ये आपके सामने थे, वीडियो को पॉज करें, आराम से पढ़ें, फिर दें इसका आंसर। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये सारी की सारी इसके बारे में करेक्ट थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये पार्ट कंप्लीट किया किसका? केमिस्ट्री का। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी सेक्शन की। ओके, चलिए जी, अब हम बायोलॉजी सेक्शन की बात करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, बायोलॉजी सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। बड़ी मेहनत से आपके लिए ये क्वेश्चन हमने लाए हैं। आप जहां मर्ज़ी देखें, यूट्यूब पे किसी ने भी इतने आपके लिए इन दिनों में प्रैक्टिस सेट नहीं लाए हैं। हमें आपके मैसेज आते हैं, फिर हमने इसीलिए आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट लाए हैं। तो आपका एक काम बनता है, हमारे लिए एक लाइक तो बनता है। इस गर्मी में इतना हम आपके लिए कर रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपकी सिलेक्शन चाहिए और आपका एक लाइक और आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप ही हमारी यूट्यूब फैमिली हो। ओके, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ ए लिविंग सेल। चलिए प्यारे दोस्तों, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा, या फिर हमारे पास नाइट्रोजन होगा। क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ ए लिविंग सेल। ज़रा से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं ज़रा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कार्बन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 इसका पूछा गया, सब्सटेंस विच इज़ मोर देन 80% इन द सेल इज़, कि ऐसी सब्सटेंस बतानी है जो 80% से ज़्यादा, यानी 80% से ज़्यादा हो सेल में। वो प्रोटीन होता है, फैट होता है, मिनरल होता है या वाटर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाटर होता है। ठीक है, फिर आपसे कुछ पूछा गया क्वेश्चन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, द फादर ऑफ साइटोलॉजी इज़ रॉबर्ट हुक, नेगेली, या फिर मैथियस क्लाइटन, या फिर विर्चो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने ही तो सेल को डिस्कवर किया था। कब किया था? 1665 में। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें इन कॉर्क सेल में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, अपने याद रखते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन ऑब्जॉर्विंग ऑर्गन ऑफ प्लांट? रूट ओनली, लीफ ओनली, रूट एंड लीफ, रूट, लीफ एंड बार्क। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूट ओनली। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? मेन ऑब्जॉर्विंग ऑर्गन होते हैं प्लांट के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरग्राउंड प्रोड्यूस वेजिटेबल्स इज ए मॉडिफाइड रूट? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? पोटैटो, स्वीट पोटैटो, या फिर बांडा, या फिर जिमकन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, स्वीट पोटैटो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, द chicory powder which is mixed with coffee powder is obtained from which of the following part of plant? स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, रूट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? डी, रूट इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, एन एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज, कि एक ऐसा एलिमेंट बताना है जो क्लोरोफिल में प्रेजेंट हो। कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, सल्फर। बताएं ज़रा क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मैग्नीशियम, Mg जिसका सिंबल होता है, ये आपको पता होना चाहिए, Mg। फिर आपसे पूछा गया, द मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोड्यूस्ड बाय इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर कार्बन, आयरन एंड बोरान, या फिर मैग्नीशियम, मैग्नीज एंड सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया, इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स hemoglobin is important because it transport oxygen to the root nodule, या फिर it act as an oxygen scavenger, it provides energy to the nitrogen fixing bacteria, या फिर act as a catalyst is transmination, sorry, it act as a catalyst is transmination। ओके, थोड़ा मुझे आइस प्रॉब्लम है तो यहाँ पे इसलिए मुझे मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, इट एक्ट एज एन ऑक्सीजन सेक्वेंजर। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सॉइल फॉर वेरियस क्रॉप्स? कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटाशियम। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है हमारे पास मैग्नीज। ठीक है, आगे बात करें अगर हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलिज इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स? सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स।
आपसे क्वेश्चन पूछा गया नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, आपने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बता दें। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, ये क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में आता है, वैसे दिखने में छोटा सा है। माइकोप्लाज्मा, अमीबा, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन, दिस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लाइड, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लोसोम। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लाइड, ठीक है। आगे बात करते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, प्रोकैरियोटिक सेल्स पोसेसेस न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो हमारे पास क्रोमोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, या राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स पोसेसेस न्यूक्लियस, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये 5 नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर, यहाँ पे प्रो क्या पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स पोसेस न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ इन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, ये तो है ही गलत, ये भी गलत है। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्रोमोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है डी ऑप्शन, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स ओनली, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया द फ्रूट सॉफ्टन्स एंड राइपन्स ड्यू टू, क्वेश्चन नंबर 16, कन्वर्शन ऑफ स्टार्च फ्रॉम शुगर, या फिर जेली फॉर्मेशन ऑफ एन एसिड पीएच, या फिर हमारे पास इनकॉर्पोरेशन ऑफ पैक्टेट इन द मिडल लेमिला, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ मिडल लेमिला। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट भी गलत है, यहाँ पे सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, और फोर्थ नंबर यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है यहाँ पे 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, असर्शन पूछा गया कि जो ल्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, और रीज़न दिया गया ल्यूमिनस प्लांट्स हैव रिजोबियम इन देयर रूट नोड्यूल्स। तो आपको बताना था बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि बोथ जो हमारे पास ए एंड आर हैं ये ट्रू हैं, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, ठीक है। नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए dilute टू ए concentrated solution through a selectively permeable membrane is called one of the most important question, डिफ्यूजन, डिस्पर्शन, ऑस्मोसिस, अब्जॉर्प्शन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, विटामिन सी इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, मैलिक एसिड, एसेटिक एसिड, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर ए इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया पर्निशियस एनीमिया इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर होगा, B2, B6, B1, B12। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे B12, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर डेफिशिएंसी ऑफ डैश काजेज रिकट्स डिजीज, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है विटामिन डी, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। जो रिकट होती है ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ज़ीरोफ्थैल्मिया इज काज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश सी, के, डी, ए। तो आपको ये पता होना चाहिए वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं, तो सारी पढ़ के जाना, एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ज़ीरोफ्थैल्मिया इज काज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट काजेज नाइट ब्लाइंडनेस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन के, सी, प्रोटीन, विटामिन ए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा, विटामिन ए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन दैट प्लेज ए रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, बोन मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 24 का हमारे पास ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, ठीक है। विटामिन के इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन बाय एनवायरनमेंट फैक्टर इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन, यहाँ पे आपको दिया गया ड्रोसोफिला, है ना, मिलेनोगेस्टर, या फिर मिराबिलिस जेलापा, या फिर मिलेंट्रियम एल्बम, या फिर बोनीला विरिडिस। ये हमारे पास जूलॉजिकल नेम है, बोटेनिकल नेम और जूलॉजिकल नेम आपको आने चाहिए। तो बताएं ज़रा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है बोनीलिया विरिडिस। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, बाई विच कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ए चाइल्ड विल बी ए मेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स फ्रॉम मेल एंड एक्स फ्रॉम फीमेल, एक्स फ्रॉम मेल एंड वाई फ्रॉम फीमेल, वाई फ्रॉम मेल एंड एक्स फ्रॉम फीमेल, वाई फ्रॉम मेल एंड वाई फ्रॉम फीमेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 26 का,
ऑप्शन नंबर सी होगा वाई फ्रॉम मेल और एक्स फ्रॉम फीमेल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। जीन लोकेटेड ऑन माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉस्ट में भी ये पूछा गया था लास्ट ईयर। जनरली शो मटेरियल इनहेरिटेंस, आर ऑलवेज इनहेरिटेड फ्रॉम मेल पेरेंट, शो बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस, आर नॉट इनहेरिटेड लाइक द न्यूक्लियर जीन। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे क्वेश्चन 27 का जनरली शो मटेरियल इनहेरिटेंस। ओके, उसके बाद बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा, 43 होता है, 44 होते हैं, 45, 46, तो 46 हमारे पास होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काजेज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स, क्रोमोसोमल चेंज, शफलिंग ऑफ जीन्स, ऑल ऑफ दी अबो। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबो। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबो इसका करेक्ट आंसर है। देखें, अगर बाकी भी प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे हुई या प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने अपलोड किया हुआ है तो वो जाके आप देख लेना आराम से। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबो। फिर म्यूटेशन इज द फिनोमिना विच रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीक्वेंस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है हमारे पास सीक्वेंस। क्या है, सीक्वेंस इसका करेक्ट आंसर है। आज की इस वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, 90 किए। कल भी एक सेट और आएगा आपके लिए एग्जाम से पहले। ठीक है, बाकी जो लास्ट वाला सेट था वो भी आपने देखना है, 2-3 सेट अपलोड हुए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपडेट रहना व्हाट्सएप पे, हम वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर देते हैं हर एक चीज़ का। बाकी आपको कुछ पूछना हो मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कमेंट आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाना और वहाँ पे आपको व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ना उसका लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।